गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आगे बात करेंगे मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो आज बच्चों हम बात करेंगे जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, उसके कोज क्या है, एविडेंस क्या है, एक मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, सोलेनोइड, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के पैटर्न को कंपेयर कर रहे हैं और ये भी देखेंगे एक सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। और लास्ट में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में जो बेसिक टर्म है उनकी। तो अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं 3 पैटर्न बना रहा हूं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के, 2 और 1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। सबसे पहले बच्चों मैं बार मैग्नेट का बना रहा हूं। बार मैग्नेट में क्या है, हमारे N और S होंगे ऐसे। तो बच्चों जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है सेंटर में ऐसे बन जाएगी, अंदर H2N बाहर N2S। ये पैटर्न होगा बच्चों। अंदर जो लाइन होंगी वो H2N होंगी और बाहर N2S होंगी। अभी वापिस आ जाएंगे यहां पे। तो ये पैटर्न है जो बच्चों, ये बार मैग्नेट की वजह से, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न ऐसा होता है। अगर बच्चों में सोलेनोइड का पैटर्न बनाना चाहूं, सोलेनोइड का, ये लाइनें मैं आपको एक तरह से ये दिखाना चाह रहा हूं, ये टर्न है। इसमें यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट एग्जिट कर रहा है। आप ऐसा फील करो कि हम सोलेनोइड को ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको एक रेक्टेंगल का सा फील आएगा और जो वो टर्न होती है वो ये लाइनों से मैंने शो कर दिया। सपोज करो इस साइड जो करंट है वो क्लॉकवाइज है तो ये एस की तरह काम करेगा, और इस साइड जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर करंट है जो साउथ की तरह काम करेगा। इसका पैटर्न अगर बच्चों बनाए तो वो भी एग्जैक्टली सेम ही आता है। इन दोनों के पैटर्न में बच्चों कोई डिफरेंस ही नहीं मिलता। तो जब हमने बार मैग्नेट और सोलेनोइड इन दोनों का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न बनाया तो बच्चों एग्जैक्टली मिला। सोलेनोइड भी कौन सा है, ये सेक्शन नहीं है, स्मॉल पार्ट भी नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं है, फाइनाइट लेंथ है। उतनी ही लेंथ का सोलेनोइड है जितनी लेंथ का बार मैग्नेट है। जब हमने इनके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पैटर्न को कंपेयर किया तो एग्जैक्टली सेम मिला। क्लोज लूप बनाती है ये, अंदर H2N बाहर N2S होती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, तो वो आपको याद है प्लस से माइनस पे जाके एंड हो जाती है। तो
इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये पैटर्न था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में। तो बच्चों ये 3 पैटर्न है, आप इनको फील कर सकते हैं। इन दोनों का एग्जैक्टली सेम है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न है, बार मैग्नेट की वजह से ड्रॉ करना है, फाइनाइट सोलिनॉइड की वजह से ड्रॉ करना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो ये तीनों डायग्राम है। अब हमारा सवाल ये आता है, जब इनका डायग्राम सेम है तो सोलेनोइड की जगह बार मैग्नेट यूज करूं, चाहे बार मैग्नेट की जगह सोलेनोइड यूज करूं, एक दूसरे की तरह वर्क कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं प्रूव करूंगा सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। ये ट्राई करेंगे कि सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है या नहीं करता। पैटर्न तो सेम है, जो फील्ड इसकी एक्सिस पे आती है वही फील्ड इसकी एक्सिस पे देख लेंगे। अब जो इसकी एक्सिस का डेरिवेशन था वो मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसी साल वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसकी फील्ड वही होगी जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे देखा था। तो इसकी फील्ड को इससे कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का फील्ड भी सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब बात कर रहे हैं सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। सोलेनोइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करो, एक सोलेनोइड ले लो, उसकी लेंथ भी उतनी ले लेते हैं जितनी बार मैग्नेट की है। सोलेनोइड बच्चों एक सिलेंडर ही होगा, तो मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, टर्न नहीं दिखा रहा, नहीं डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसका सेंटर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, आज हम इसकी सोलेनोइड मीन्स स्प्रिंग, तो इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से मैच कर जाती है तो सोलेनोइड और बार मैग्नेट एक दूसरे की तरह वर्क करेंगे। सोलेनोइड की जगह बार मैग्नेट लगा लो या बार मैग्नेट की जगह सोलेनोइड लगा लो। समझ गए? तो मान लेते हैं बच्चों एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में टर्न कितनी है, एन, 1 मीटर में। तो 12 मीटर में कितनी टर्न हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी हो जाएंगी, एन इंटू 12। बोलो, और करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और सोलेनोइड का रेडियस मान लेते हैं बच्चों ए, ये वाली रेडियस ए मान लेते हैं। तो हमें एक रिंग की एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है ना। एक करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो डेरिवेशन हमने किया था बायोट-सावर्ट्स लॉ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक रिंग ही बना रहा हूं, ध्यान से समझना। सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये रिंग का सेंटर है। रिंग का सेंटर एक्स डिस्टेंस के ऊपर है और ये थिकनेस इसकी dx है। मैंने क्या किया बच्चों, इस पूरे सोलेनोइड में एक रिंग काट ली। ठीक है, रिंग मीन्स ये एक रिंग काट ली यहां से, एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक रिंग, इसका थिकनेस हो गया dx, और इस रिंग का सेंटर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है एक्सिस के ऊपर, और वो पॉइंट सेंटर से है r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से। इतनी बात समझ में आ गई? और इसका रेडियस a है तो रिंग का रेडियस भी ऑब्वियसली a ही होगा। समझ आ गया? अब एक रिंग की वजह से उस पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है ना। एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
2 ही लाइन का डेरिवेशन है, पहला स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्सिस वाला कितना होता है साइड में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस का स्क्वेयर आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3/2 रेडियस का स्क्वेयर 2 पाई नंबर ऑफ टर्न। यही होता है ना। एक्स क्या होता था, इस सेंटर से P का डिस्टेंस, तो x को रिप्लेस करूंगा आज r माइनस एक्स से, और रेडियस को रिप्लेस करूंगा a से, और n इज द नंबर ऑफ टर्न। 1 मीटर में n है तो dx मीटर में कितनी हो जाएंगी, n dx। तो यही काम करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल रिंग, ड्यू टू रिंग हैविंग थिकनेस dx। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा dB। dB का मतलब इसकी वजह से, फिर पूरे सोलेनोइड की वजह से इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान से समझना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, रेडियस की जगह a ले रहा हूं, 2 पाई नंबर ऑफ टर्न, 1 मीटर में n, तो dx मीटर में कितना होगा, थिकनेस इसका dx है, n dx अपॉन में रेडियस की जगह a स्क्वेयर, और जो x होता था वो इसके रिंग के सेंटर से P का डिस्टेंस। तो आज ये r है, ये l है, तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना मजाक नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है बच्चों, ये एक स्मॉल रिंग की वजह से, मतलब एक रिंग की वजह से आया है। लेकिन सोलेनोइड के अंदर तो ऐसी बहुत सारी रिंग होंगी, बहुत सारी रिंग को जोड़ूंगा तभी तो सोलेनोइड बनेगा। तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उससे पहले हम मान लेते हैं r इज मोर ग्रेटर देन a, r इज मोर ग्रेटर देन x। इससे क्या होगा, a स्क्वेयर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा और x भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे r स्क्वेयर का 3/2 r³ बचेगा बस। तो dB कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a स्क्वेयर 2 पाई n dx अपॉन में r³। इंटीग्रेशन कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये ओरिजिन है तो -L से +L तक इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा सोलेनोइड कवर हो जाएगा -L से +L। सब कुछ कॉमन आ जाएगा, बस अंदर dx बचेगा बच्चों। dB का इंटीग्रेशन b, सब कुछ कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कॉमन, आई a स्क्वेयर 2 पाई n भी कॉमन, r³ भी कॉमन, और dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं। dx का होता है x, और लिमिट आ जाएगी -L से +L। अपर लिमिट L और माइनस के लोअर लिमिट -L, तो L + L 2L हो जाएगा बच्चों। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a स्क्वेयर 2 पाई n r³, और ये आ जाएगा 2L। इस पूरे सोलेनोइड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ध्यान से समझे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, NIA। ध्यान से समझना, इसमें टोटल टर्न कितनी है, n × 2L, करंट कितना है I, और इसका एरिया कितना होगा πa²। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ध्यान से देखो, n 2Li πa², पूरा m बन गया 2 को छोड़ के। तो ऊपर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। और एक बार मैग्नेट का जो एक्सप्रेशन था उसकी एक्सिस पे भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आता था। अब वो डेरिवेशन रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है 30% सिलेबस में। तो ये फील्ड बार मैग्नेट की फील्ड से मैच कर रहा है। इसका मतलब सोलेनोइड की एक्सिस पे वही फील्ड आता है जो बार मैग्नेट की एक्सिस पे आता है। दोनों का पैटर्न भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ सोलेनोइड बिहेव जैसे बार मैग्नेट नहीं। तो बच्चों सोलेनोइड को बार मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वही काम करता है जो बार मैग्नेट करता है। पैटर्न भी सेम है और फील्ड भी सेम है। तो समझ आ गया, ये सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखते हैं वो टॉर्क एक्सपीरियंस कितना करती है। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है।
टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब कंफ्यूज मत होना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, एक्सपीरियंस, एनर्जी स्टोर्ड, वही डेरिवेशन यहाँ थे जो रिमूव कर दिए गए हैं। तो फॉर्मूले हम वैसे ही समझ लेंगे जैसे वो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले हैं। तो ये बी है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल में जैसे वहां पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहाँ दो पोल होंगे, एक एस होगा और एक एन। S2n मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, बी का डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक डाइपोल और बी में एंगल बन गया, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट करे। तो ये कैसे रोटेट करेगा, M क्रॉस बी याद है ना, तो M इधर हो गया, M क्रॉस बी करेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क आया था ना P क्रॉस E, तो बच्चों यहाँ टॉर्क आता था M क्रॉस बी। तो M हो गया S2n की डायरेक्शन में, हमें M क्रॉस बी करना है तो M क्रॉस बी ऐसे करेंगे तो मीन्स ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक। तो आप इसे क्या करो, पहले इस निडल को आपने यहां रखा हुआ था B की डायरेक्शन में, पहले समझो निडल B की डायरेक्शन में रखी हुई थी, आपने थोड़ा सा घुमा के ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये वापस आ जाएगी। तो इस पे बच्चों आपने इसको डिस्टर्ब किया इधर थीटा डिग्री से, और रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा इधर, अपोजिट होंगे, इधर घूमेगा ये M क्रॉस बी के हिसाब से। तो बच्चों रीस्टोरिंग टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा, माइनस के साथ क्योंकि थीटा के अपोजिट है। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा मान लेते हैं 10 डिग्री से कम है, तो आपको बताइए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। इतना समझ आ गया, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं ना। और बच्चों टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एल्फा, टॉर्क को आई इंटू एल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये आई एल्फा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एम बी थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, एक बार करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, दो बार करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। इधर आ जाएगा एम बी थीटा बराबर 0, आई से डिवाइड कर दो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, एम बी अपॉन में आई थीटा बराबर 0। तो बच्चों एस एच एम की एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 को देखेंगे तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एम बी अपॉन में आई। बोलो ओमेगा स्क्वायर एम बी अपॉन आई आ जाएगा। ओमेगा बच्चों कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई, और ओमेगा बच्चों 2 पाई बाई टी होता है। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। तो बच्चों ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो एक मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अगर आपने उसको 10 डिग्री से कम एंगल से डिस्टर्ब किया है तो वो SHM शो करेगी, मतलब कि वो ऐसे जिंदगी भर ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी ऐसे, और उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट आई बाई एम बी।
तो हमने एंगल इधर दिया था, टॉर्क इधर लगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। टॉर्क का वही फॉर्मूला लिख दिया जैसे आपने लिखा था ना PE sin थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो P की जगह मैग्नेटिक डाइपोल आ गया, E की जगह मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। सारे फॉर्मूले सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। E रिप्लेस हो जाएगा B से, P रिप्लेस हो जाएगा M से, ठीक है। 2a डिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं 2l से, वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चार्ज को रिप्लेस कर देंगे पोल स्ट्रेंथ से M से, ठीक है। ये पैरामीटर हैं आपके। पॉजिटिव चार्ज की तरह नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज की जगह साउथ पोल ऐसे ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के थे वही आप मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। जैसे ये N2S होती है तो ये S2N, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों बात कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। आपको लगता है कि बच्चों अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसके कुछ एविडेंस है हमारे पास। किस बेस पे आप बोलोगे? कुछ एविडेंस है हमारे पास जिसके बेस पे बोल सकते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। पहला एविडेंस मुझे यह मिलता है कि मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मींस आयरन कोबाल्ट निकल को अर्थ के अंदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बरीड कर दूं, दबा दूं, 2-4 फीट का गड्ढा खोद के अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कुछ दिन के लिए दबा दें और फिर उसको निकालेंगे कुछ टाइम के बाद, तो आप देखोगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो मैग्नेटाइज क्यों हुआ? इसका मतलब अर्थ में मैग्नेटिज्म था। अर्थ में मैग्नेटिज्म होगा तभी तो वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ। तो एक तो एविडेंस मुझे ये मिलता है, ए मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा जब N और S डायरेक्शन में बरीड करेंगे। दूसरा ये है आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, एक थ्रेड लेके एक बार मैग्नेट को सेंटर से बांध के ऐसे लटका दो, वो हिलता रहेगा, थोड़ी देर के बाद फाइनली वो नॉर्थ और साउथ में ही जाके रुकेगा। आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। इसका मतलब ये है जहाँ जियोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ चला जाएगा, जहाँ जियोग्राफिकल साउथ है वहाँ मैग्नेट का साउथ चला जाएगा। इसका मतलब ये है अर्थ के अंदर कोई मैग्नेटिक पोल हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ की साइड नॉर्थ जा रहा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है जहाँ पे उसका साउथ पोल है। जिधर इसका एस जा रहा है मतलब कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है जहाँ उसका नॉर्थ पोल है। तो 2 पॉइंट ये हमें बोलते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। तीसरा पॉइंट ये बच्चों में अर्थ के पास न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट एक बार मैग्नेट की वजह से न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रल पॉइंट तभी मिल सकता है जब बच्चों कोई 2 फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो। इसका मतलब एक मैग्नेट का फील्ड और एक अर्थ का फील्ड कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाते हैं ताकि नेट फील्ड 0 हो जाए। अदरवाइज एक सिंगल मैग्नेट की वजह से न्यूट्रल पॉइंट मिलना, इसका मतलब क्या है? एक मैग्नेट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे हो सकता है? मतलब ही नहीं है। इसका मतलब अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी है, तो दोनों का फील्ड वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे नेट फील्ड 0 हो जाएगा, उसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। इन तीनों पॉइंट से हम सोचने पे मजबूर हो गए कि अर्थ भी मैग्नेट है। फिर हमने अर्थ को खोद के देखा, बहुत खोद लिया, गड्ढा खोदा, कहीं मैग्नेट ही नहीं निकला। अर्थ इतना बड़ा मैग्नेट है तो कोई मैग्नेट दबा हुआ नहीं है, लेकिन ये मैग्नेट की तरह काम करती है। फिर साइंटिस्टों ने अपना अपना दिमाग लगाया, कोई कुछ, किसी ने अपनी बुद्धि लगाई, किसी ने अपनी बुद्धि लगाई। तो कॉज क्या बताया गया? कई साइंटिस्ट का ये ओपिनियन रहा, ये विचार रहा, ये उनकी विचारधारा रही कि जो अर्थ है वो किससे मिलके बनी है? अर्थ बच्चों एटम से मिलके बनी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, बोलो।
तो वो बोले कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसके अंदर एटम्स भी हैं, वो भी रोटेट कर रहे हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो भी रोटेट कर रहे हैं। उनके रोटेट करने से करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चलने से करंट बनेगा, और उनके चलने से करंट बनेगा, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। कुछ साइंटिस्टों का ये विचार था। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि अर्थ के सेंटर पे निकल और आयरन मोल्टन स्टेट में है, आयरन और निकल मोल्टन स्टेट में है, मतलब कि एक तरह से लिक्विड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। जब अर्थ रोटेट करेगी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी घूमेंगे, बोलो, और उन पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से घूमने से करंट बनेगा, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसे डायनामो इफेक्ट भी बोलते हैं। ये डायनामो इफेक्ट भी कहलाता है कि जो आपके अर्थ कोर के अंदर, जो हमारा अर्थ का कोर है, उसके अंदर निकल और आयरन मोल्टन स्टेट में है। तो मोल्टन स्टेट का मतलब उनमें आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। और जब अर्थ रोटेट करेगी तो वो जैसे एक बॉल घूम जाए, बॉल के अंदर का पानी, लिक्विड जो भी होगा सब घूम जाएगा ना, तो इसी तरह ये आयंस घूमेंगे, आयंस के घूमने से करंट बनेगा, करंट से बी बनेगा। इस फेनोमेना को डायनामो इफेक्ट भी बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये ओपिनियन रहा। कुछ ये बोलते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एयर है, हम भी बोलते हैं एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ जब घूमती है तो इसके साथ वो आसपास वाली एयर भी घूमती है, और हमारी अर्थ की लास्ट वाली लेयर में क्या है, आइनोस्फीयर है, जहाँ पे आपको पता है कि एयर है वो आयंस की फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ फ्री है, जहाँ पे सन की रेडिएशन डायरेक्ट आती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर है, यहाँ पे सन की रेडिएशन डायरेक्ट, तो यहाँ आइनोस्फीयर है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। तो जब अर्थ घूमेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस भी घूमेंगे, इनकी वजह से करंट होगा, और करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये 3 कॉज हैं, 3 एविडेंस हैं, जिसके बेस पे हम बोल रहे हैं कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, और ओपिनियन ये है इनकी वजह से मैग्नेटिज्म रहा होगा। लेकिन बच्चों, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका ऑर्डर बहुत कम होता है। ऑर्डर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्डर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर बच्चों 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। 10⁻⁻5 तो हो गई, कहीं 3 × 10⁻⁻5, कहीं 2 × 10⁻⁻5, कहीं 1.5 × 10⁻⁻5, ऐसे ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अब हम देखेंगे अर्थ का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। तो बच्चों अब बात कर रहे हैं पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखो, अब अर्थ में मैग्नेटिज्म तो है, ये तो कंफर्म ही है, ठीक है। ध्यान से समझना, नहीं हवा नहीं लगेगी मैं क्या बना रहा हूं। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल साउथ है, ठीक है, जो हमने बना रखे हैं। आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो बार मैग्नेट बच्चों ऐसे रुकता है। जैसे हमने एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, ये बार मैग्नेट है। जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ में नहीं जाएगा। मैग्नेट का नॉर्थ की साइड और मैग्नेट का साउथ जियोग्राफिकल साउथ की साइड जाता है। मैग्नेट की एक्सिस ये बनती है बच्चों, मैग्नेट की एक्सिस ये बनती है, ठीक है। और ये जो एंगल आपका बन रहा है, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एग्जैक्टली एन और एस में नहीं होता। ये लोकेशन कहीं ना कहीं अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है, और ये नॉर्थ कनाडा में है,
ठीक है, ये लोकेशन, ये वाले पॉइंट। और ये जो गैप होता है ये 2000 किलोमीटर का होता है। कितना होता है? देखने में कम लग रहा होगा। और ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, सारी चीज यही नहीं लिख, साइड में लिख देता, ये थीटा लगभग 11.3 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो यहां मैग्नेट का साउथ पोल जा रहा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है, उसका यहां नॉर्थ पोल होगा। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा, यहां बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसका मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका यहां साउथ पोल होगा अर्थ का। भाई मैग्नेट का नॉर्थ जहां रुक रहा होगा वहां अर्थ का साउथ होगा, तभी तो वहीं जाके रुकता है, अट्रैक्ट होता है। तो अर्थ का पैटर्न बना रहा हूं, अर्थ का यहां नॉर्थ है और यहां साउथ है, तो पैटर्न कैसा होगा? N2S बनेगा। तो पैटर्न यही बनेगा, ऐसे बनेंगी लाइनें। समझ गए? अब ज़्यादा बनाएंगे तो खिचड़ी सी पक जाएगी, ऐसे ही शो कर देते हैं। अंदर भी आ जाती हैं लाइनें, अंदर दिखाना चाहोगे तो। ठीक है, तो ये मैंने अर्थ की वजह से बनाया है, तो लाइन N2S होती है और अंदर S2N। ये बाहर मैग्नेट का पैटर्न नहीं है, अर्थ का पैटर्न है। फिर आपसे पूछा जाएगा इस पॉइंट का एंगल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इस पॉइंट का। तो जो पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B है, तो A के लिए एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैटिट्यूड कितना होगा इसका? 79.74 डिग्री नॉर्थ में। ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड। एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होगा इसका? 71.8 डिग्री वेस्ट में होता है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे आपने, ये लाइनें पढ़ी होंगी बच्चों और ये लाइनें पढ़ी होंगी। तो ये जो लेटिव लाइन है ये लैटिट्यूड होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये लॉन्गिट्यूड होती है। और बी पॉइंट के लिए लैटिट्यूड कितना है? इतना ही है 79.74, पर ये साउथ में है। ये एंगल साउथ की तरफ है और वो ईस्ट की तरफ है। और लॉन्गिट्यूड कितना है? 108.2 डिग्री, ये वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, सॉरी वेस्ट वो है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, इसके पैटर्न के हिसाब से कौन सी लोकेशन कहाँ है, थीटा कितना है, ये सब सिचुएशन। ये पैटर्न है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। अब बच्चों अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट आते हैं, अर्थ के कुछ एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। उन 3 एलिमेंट से ये पता लगा पाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ का फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है, वो टॉपिक देखते हैं। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। बच्चों अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं? अर्थ के किसी भी पॉइंट पे आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तो ये 3 एलिमेंट सफिशिएंट है आपको बताने के लिए। तो किसी भी प्लेस पे these are used to determine magnitude and direction of B at any point on अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अर्थ को 2 हिस्सों में काटेंगे इस डायग्राम को समझने के लिए। अभी जो मैंने फिगर बनाया जैसे ये है और ये है, ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस थी। एक एप्पल ले लेना घर पे और चक्कू से ऐसे काट लेना।
ऐसे काटोगे तो एक प्लेन तैयार होगा और ऐसे काटोगे तो एक प्लेन तैयार होगा। तो कुछ डायग्राम ऐसा होगा, एक सरफेस तो ऐसा फील आएगा और एक ऐसा बनेगा। ये एक नोटबुक जैसा बन जाएगा बच्चों, ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, अगर इस हिसाब से अर्थ को काटोगे तो एक प्लेन क्रिएट होगा और ऐसे अर्थ को काटोगे कुछ एंगल पे 11.3 डिग्री पे तो ऐसे दो सरफेस बन जाएंगे। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जो यहां से कटेगा मैग्नेट वाले प्लेन से वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो यहां से कटेगा, जो फेस क्रिएट होगा वो जियोग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, ठीक है। और जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल है वो है थीटा, इसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है। फिर हम मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर एक निडल को रखेंगे, एक ऐसी निडल जो वर्टिकल प्लेन में घूमती है। उस निडल को रखेंगे तो वो कुछ ऐसे अलाइन हो जाएगी। निडल क्या बताएगी? नेट फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपका बी नेट होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जैसे बच्चों दो सरफेस क्रिएट हुए तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर एक घड़ी की तरह एक मैग्नेट वो आता है, डिप सर्कल आता है। तो वो डिप सर्कल में जैसे घड़ी में मिनट हैंड आर हैंड जैसे मूव करती हैं, वैसे ही उसके अंदर भी निडल मूव करती है। तो उसको जब मैग्नेटिक मेरिडियन में रखेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में उस निडल को रखेंगे तो वो निडल कहीं ऐसे अरेंज हो जाएगी कुछ एंगल पे। तो वो निडल आपको बी नेट बताएगा कि अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है। और ये जो एंगल बनेगा इसे डेल बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बी नेट का, ठीक है। तो ये तीन ही अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप। तो थ्री मैग्नेटिक, सबसे पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा। थीटा को आप क्या कहोगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए? ये तो है थीटा। दूसरा है बच्चों एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डेल। अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, वो होता है डेल। इट इज द एंगल बिटवीन बी नेट एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है, ठीक है। ये इक्वेटर पे होता है 0 और पोल पे होता है 90 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। फिर पूछेगा आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? इस बी नेट का जो कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वही कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये बी नेट का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी नेट
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए बात। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है वो एक छोटा सा देख लेते हैं रिलेशन। ये आपने बना लिया होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो बच्चों, इसका कंपोनेंट बनाओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बी नेट कोस डेल, बोलो। वर्टिकल कंपोनेंट साइन आ जाएगा बी नेट साइन डेल। इनको स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इससे एक रिलेशन आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ बी नेट का स्क्वायर हो जाएगा और बी नेट कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बी नेट आ गया। फिर आपसे एंगल भी पूछे तो 2 को 1 से डिवाइड करें तो साइन बाई कोस 10 आ जाएगा और ये v बाई एच आ जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप भी निकाल सकते हैं और ये इक्वेटर पोल पे मैंने लिख दिए हैं। अब इस टॉपिक में 3 मार्क्स में आता है तो इतना आपको करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बच्चों आते हैं। जो आपकी कंपास निडल है, जो कंपास आप पढ़ते हैं, जो कंपास होती है बच्चों, वो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करती है ऐसे। और एग्जामिनर का एक कंपास तो आप ऐसे समझेंगे, और लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि क्या मैग्नेटिक निडल है जो वर्टिकल प्लेन में घूम रही है, तो वो ऐसे हमारी वॉच क्लॉक की तरह चलती है। जो क्लॉक होते हैं जैसे दीवार पे लगे हुए वर्टिकल डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो जो बी नेट है, यहाँ लिख देता हूँ, ये डीप सर्कल से मेजर किया जाता है। डीप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एंगल ऑफ डिप मेजर किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों जो आपका कंपास है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, मतलब कि वो एच को रिप्रेजेंट करेगा। एच या बी एच जो लिखना चाहो, वी या बी वी, ठीक है। तो अर्थ का जो मतलब ये जो नेट बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो हमारी अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कंपास उसी डायरेक्शन में अलाइन होता है, ध्यान रखना। और जो मैग्नेटिक नीडल है बच्चों, मैग्नेटिक नीडल है वो बी नेट की डायरेक्शन को बताता है। तो जो नीडल होती है डीप सर्कल में वर्टिकल प्लेन में घूमती है, वो इसको बताता है, और कंपास होता है वो एच या मीन्स बी एच को बताता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कंपास को हम पोल पे लेके चले जाएं। कंपास को पोल पे लेके चले जाएं तो पोल पे आप देखोगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। पोल पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, बिल्कुल वर्टिकली हो जाती है लाइन ऐसे। तो यहाँ फील्ड केवल वर्टिकली होगी, हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा। और जब हम इक्वेटर पे जाएंगे, मतलब कि इक्वेटर पे यहाँ, तो लाइन बिल्कुल सरफेस के पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है। देख लो बेटा, बी एच आपका ये रहा। इक्वेटर पे अगर मैं बात करूं तो डेल कितना होता है? 0। तो डेल 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मिल जाएगा, cos 0 1 होता है, sin 0 0। तो इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता और पोल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। तो पोल पे जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं तो कंपास काम नहीं करेगी, तो पोल के ऊपर आपकी कंपास फेल हो जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है। अगर कंपास को इक्वेटर पे लेके जाएं तो इक्वेटर पे तो नेट फील्ड हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये रिंग है, ये इक्वेटर है, ऐसे हो जाएगी पैरेलल सरफेस के। और यहाँ ले जाओगे तो ये कहीं भी रुक सकती है, काम ही नहीं करेगी। और जो मैग्नेटिक नीडल है वो बी नेट बताएगा। यहाँ बी नेट नीचे है तो वो यहाँ ऐसे हो जाएगी, इक्वेटर पे बी नेट ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगी। तो वो बी नेट को बस इतना ध्यान रखना है, कंपास हॉरिजॉन्टल बी एच में काम करती है। और बी एच कंपोनेंट बनाने का सीधा तरीका ये भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H2N होता है, आगे भी हम जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐसे समझ लेना,
और वर्टिकल को अंदर या बाहर, वो दोनों हो सकते हैं। ये देखना पड़ेगा आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी यूनिट 3 के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। छोटा सा डिस्कशन और बचा हुआ है। 4th चैप्टर में मैक्सिमम पोर्शन उसका डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई से इसी ईयर। ठीक है, तो उसकी कुछ डेफिनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।